हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का जमना, ठीक है, खून का जमना बोल सकते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग को। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है इसको हम एक कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं और ये एक 4 मिनट की प्रोसेस होती है। मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड का क्लॉट होना कहलाता है कैस्केडिंग प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है ये 4 मिनट की प्रोसेस होती है। अब 4 मिनट की प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हो, समझो समझो यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि देखो, हमारे कहीं भी कट लग गया, कट लगने से क्या होगा, हमारा जहाँ पर कट लगा है वहाँ से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हमारा WBC भी होती हैं, RBCs होती हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर। तो जिस पार्ट पे हमें इंजरी हुई है वहाँ से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा मान लो यहाँ से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको प्रेस करके रखते हैं। तो प्रेस हम कितनी देर के लिए करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम उसको 1 दिन के लिए उसको दबा के रखते हैं, 1 घंटे के लिए उसको दबा के रखते हैं, नहीं। 5 to 10 मिनट्स या फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करके रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ब्लड आना बंद हो जाता है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज 4 मिनट प्रोसेस, यानी कि 4 मिनट की प्रोसेस होती है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। जैसे विटामिन के, इसके लिए विटामिन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब विटामिन के किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या इसका रोल होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। ये एक 4 स्टेप की प्रोसेस होती है, 4 स्टेप की प्रोसेस होती है। और देखो कितनी जल्दी, 4 मिनट प्रोसेस है, 4 मिनट के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। ये जो 4 स्टेप्स होंगे ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ये कितने फास्ट होंगे। इट्स अ 4 मिनट प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखो, हमारे कट लगा, इंजरी हुई, इंजरी होने से वहाँ पर ब्लड बाहर आने लग गया। ब्लड के अंदर क्या था, WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स थे। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका साइज बिल्कुल पतली होती हैं, वो बिल्कुल थिन होती हैं। तो प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, प्लेटलेट्स। तो जैसे ही हमारे जिस पार्ट पे कट लगा, कट लगने से क्या हुआ, वहाँ पर प्लेटलेट्स और वो सब मतलब बाहर आना शुरू हो गई। तो जैसे ही प्लेटलेट्स एयर की कांटेक्ट में आएंगी, क्योंकि जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर एक जो हमारी एनवायरमेंटल एयर है वो भी इंटरफेयर करेगी अब वहाँ पे। तो जैसे ही प्लेटलेट्स एयर की कांटेक्ट में आती हैं तो वो थ्रम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन कर लेती हैं। यानी कि जैसे ही कट लगा, ब्लड बाहर आना शुरू हुआ, तो उसके अंदर प्लेटलेट्स भी थी। वो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, एयर के साथ कंबाइन करके और थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन कर लेती हैं। फिर क्या होगा कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है ना, उसके पास जाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों क्या मिलके क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन नाम का हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा, प्रोथ्रोम्बिन को जब हम एक्टिवेट करेंगे, तो प्रोथ्रोम्बिन का काम ही होता है, ये तभी एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी के अंदर जब उसको पता लगे कोई इंजरी हो गई और उसको रिपेयर करना है। तो दैट तब जाके हमारा क्या होता है, प्रोटीन यहाँ पर एक्टिवेट होगा। और जैसे ही सॉरी, प्रोटीन ही, प्रोथ्रोम्बिन। और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, तो वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होगा। ये वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे, कि सबसे पहले क्या हुआ कि ब्लड इंजरी हुई, इंजरी होने से वहाँ पर ब्लड आना शुरू हुआ। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी होती हैं, उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जैसे ही वो एयर की कांटेक्ट में आती हैं, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन कर लेती हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम से बाइंड करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजीन प्रोटीन के साथ, फिब्रिनोजीन प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ये जो थ्रोम्बिन है इस फिब्रिनोजीन को एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही फिब्रिनोजीन एक्टिवेट होगा, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। और फिब्रिन क्या होता है, एक नेट टाइप का होता है, इस तरीके का एक जाली टाइप का होता है फिब्रिन। तो क्या होगा कि जिस प्लेस पे हमें कट लगा है,
वहाँ से ये सब चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई, ये सारी प्रोसेस हो गई। तो वहाँ पर क्या होता है, फिब्रिन, थोड़ी देर के बाद जब हम उसको प्रेस करके रखते हैं, फिर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद उस जगह पे क्या आ जाती है, एक पतली सी लेयर आ जाती है, जिसको हम फिब्रिन बोलते हैं। फिब्रिन, फिब्रिन क्या होती है, देखो नेट एक तरीके का जाल होता है, नेट नेट होती है एक तरीके की, जिसमें क्या होती है, WBC RBC प्लेटलेट्स उस जाल के अंदर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, जो ब्लड है वो क्लोट हो जाता है। तो क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो एक कैस्केडिंग प्रोसेस होती है। 4 मिनट का समय लगता है ब्लड को क्लॉट होने के लिए। विटामिन के जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। 4 स्टेप की ये प्रोसेस होती है। पहले स्टेप में प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ बाइंड करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है तो वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजीन के साथ इंटरेक्ट करता है, और जैसे ही फिब्रिनोजीन एक्टिवेट होता है देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। फिब्रिन इज अ नेट टाइप का होता है। तो नेट टाइप का होने की वजह से जो ब्लड के अंदर WBC RBC जो बाहर आ रहे थे, क्या होंगे, वो उसके अंदर ट्रैप होते चले जाएंगे, फंस जाएंगे उसके अंदर। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो ब्लड है वो क्लोट हो जाता है। तो ये होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के। तो विटामिन के, यहाँ पे देखो, विटामिन के प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ठीक है, अब किस तरीके से करेगा अब हम वो देखेंगे, वो आगे देखेंगे। तो देखो, ब्लड क्लॉट हो रहा है, चलो ठीक है, हमें इंजरी लगी है और हमें उस ब्लड को रोकना है, तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होगी। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। अगर जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट हो जाए, अगर जो ब्लड है वो हमारी बॉडी की इनसाइड क्लॉट हो जाए, तो वो क्या कर सकता है, हमारे जो नर्व्स हैं उनको क्या करेगा, उनका हैमरेज कर देगा। नर्व्स के अंदर हैमरेज कर देगा। किस तरीके से करेगा नर्व के अंदर हैमरेज, देखो, इफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द बॉडी सो इट विल डैमेज अवर नर्व बिकॉज द ब्लड, देखो, अब मैंने बोला नेगेटिव इफेक्ट, अगर बॉडी हमें इंजरी हुई है और तब उस ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर है अगर वो क्लॉट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारी जो नर्व है वो डैमेज भी हो सकती हैं, कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 जाने का और 80 वापस आने का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू दिस क्लॉटिंग हेमरेज ऑफ नर्व टेक्स प्लेस, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो हेमरेज होता है उसके लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। हेमरेज क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के इनसाइड क्लॉट हो गया था, जिसकी वजह से, और हमारे ब्लड का प्रेशर है 120 जाने का 80 वापस आने का। तो क्या करेगा ब्लड पीछे से मान लो इस फिंगर के अंदर मेरा यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो गया बॉडी के इनसाइड, तो क्या होगा, इसमें जो ब्लड प्रेशर है जाने का वो तो है 120 और वापस आने का 80। तो क्या करेगा, पीछे से ब्लड इसको धक्का देगा और आगे ब्लड क्लॉट है, आगे जाने नहीं देगा। तो क्या होगा, यहाँ से हेमरेज हो जाएगा इस नर्व का। तो ऐसा होगा यहाँ पे। और इस चीज़ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है दैट इज विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल। तो देखो कितनी बड़ी मतलब यहाँ पे कितनी बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक बार तो हम कहते हैं कि ब्लड क्लॉट होना चाहिए और एक बार हम कह रहे हैं ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके से यहाँ पर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसको हम हैपरिन बोलते हैं। हैपरिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ब्लड डू नॉट क्लॉट। हैपरिन जो होता है, हैपरिन की प्रेजेंस में जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्लॉट नहीं होता। अगर इंजरी है और वहाँ पर ब्लड आ रहा है तो वो क्लॉट हो सकता है। अब देखो, अगर हम अब कंडीशन यहाँ पे देखो क्या क्या बनती है, कि अगर हमारे इंजरी हुई है और तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट होना चाहिए, बट इनसाइड द बॉडी ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस किस तरीके से मेंटेन होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम बता रहे थे एंटी क्लॉटिंग एजेंट। एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या होता है, हैपरिन होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो हैपरिन है ना, हैपरिन की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही हैपरिन एयर के कांटेक्ट में आता है ना, हैपरिन की डेथ हो जाती है वहीं पे।
तो क्या होगा कि हमारी अब हमें कोई चोट नहीं लग रही, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है। अब वो क्लॉट नहीं होता, किसकी वजह से नहीं होता, इस हेपरिन की वजह से नहीं होता। ये अकेला हेपरिन जो है इन चारों प्रोसेस के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हेपरिन है, हेपरिन क्या करेगा, इनसाइड द बॉडी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि इनसाइड द बॉडी कहीं से हमें ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और अगर ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसकी डेथ नहीं होगी, और वहाँ पर ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमें जिस जगह पे कट लगा है, कट लगने से क्या होगा कि वहाँ पर एयर की कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही वहाँ पे एयर की कांटेक्ट में आता है तो वहाँ हेपरिन की डेथ हो जाती है, और जैसे ही हेपरिन की डेथ हो जाएगी तो बाकी की 4 फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये चारों ब्लड को वहाँ पर क्लॉट कर देते हैं। तो ये पूरा था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन और हेपरिन है ना, इन तीनों का जो सिंथेसिस होता है वो लीवर के अंदर होता है। ठीक है, हमने ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या पढ़ा? ब्लड क्लॉटिंग एक कास्केडिंग प्रोसेस है, 4 मिनट की प्रोसेस है, विटामिन के रेस्पॉन्सिबल है, 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स एयर के साथ कॉम्बिनेशन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ बाइंड करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन के एक्टिवेट करता है, फिर वे फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिब्रिन एक नेट टाइप का होता है जिसके अंदर WBC, RBC और जो प्लेटलेट्स है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है, अगर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्लोट हो गया तो हैमरेज कर देता है नर्व का, जिसके लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हम एक एंटी क्लॉकिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, हेपरिन। बट हेपरिन के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर वो जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इनसाइड द बॉडी कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई जो हेपरिन है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। और अगर कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ पर एयर के कांटेक्ट में आ जाता है वहाँ पे, तो एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो हेपरिन क्या हो, हेपरिन की डेथ हो जाती है, और जैसे ही हेपरिन की डेथ होगी बाकी की 4 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो वहाँ पे आके अपना काम शुरू कर देते हैं ब्लड को क्लॉट करने का। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें ना, मैंने आपको बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताया, आप इन चीज़ों को अपने वर्डिंग्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे थ्रोम्बोसाइट आया, एयर के साथ कंबाइन किया, ये बना, इसके अंदर ये प्रोटीन होते हैं, मतलब इसको आप और भी बड़ा करके लिख सकते हो। बट ओवरऑल जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको इसमें पूरी बता दी है। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।